हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कठोर एवं मृदु जल। ठीक, तो कठोर जल किसे कहते हैं, मृदु जल किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कठोर जल जो होता है उसे आप कहेंगे कि यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। लेकिन मृदु जल जो होता है, इसी मृदु जल का उपयोग हम लोग करते हैं क्या, पीने में। कठोर जल का उपयोग हम लोग पीने में नहीं करते। और एक बात ये जानना है कि जैसे जो कठोर जल होता है यह साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक, लेकिन मृदु जल जो होता है वह साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। ठीक, तो देखिए, सामान्यतः वर्षा का जल जो होता है वो लगभग शुद्ध होता है। जो वर्षा का जल है वो लगभग शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडलीय गैसें जो हैं, जैसे आप जानते हैं अम्लीय वर्षा क्यों होती है, क्योंकि कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे SO2 हुआ, NO2 हुआ, ये सब जल के साथ वर्षा के जल में घुल जाती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। फिर भी सामान्य रूप से सबसे शुद्ध जल आप याद रखे रहिए वर्षा का जल ही होता है। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि वायुमंडल की कुछ ये विलयशील गैसें इसमें क्या होती हैं, ये घुली हो सकती हैं। जब जल पृथ्वी की सतह पर बहता है तब इसका अस्तित्व उत्तम विलायक के रूप में होता है। उत्तम विलायक के रूप में कब होता है, जब जल पृथ्वी की सतह पर बहता है। तो उसमें देखिए क्या क्या घुल जाता है। तो यह कई लवणों को घोल लेता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। अब देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण क्या क्या हैं। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जैसे आप देखें ये HCO3, ये आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। और साथ ही साथ यहाँ देखें क्लोराइड, यानी कि ये Cl- आयन। और क्या करता है, और देखें सल्फेट के रूप में रहते हैं, और इसी में SO4 सल्फेट आयन के रूप में रहते हैं। तो उसकी कठोरता का ये कारण है। यानी आप कहेंगे जब कैल्शियम, यहाँ देखिए ज़रा, जब ये कैल्शियम मैग्नीशियम इन्हीं के साथ, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg, ये दोनों जब HCO3- Cl- और SO4 के साथ डिजॉल्व होते हैं तो यही कठोरता का कारण बनते हैं। अब देखिए, कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। आसानी से ये कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देगा। और देखिए, विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल में मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर इसे कहते हैं। सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे, देखिए मृदु जल कौन सा है, कैल्शियम मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को, यानी ये सब न हो उसमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना हो, कैल्शियम क्लोराइड ना हो, कैल्शियम सल्फेट ना हो, इससे मुक्त, ध्यान देना, तभी वह मृदु जल होगा। मतलब ये सब उसमें नहीं मिले होंगे तभी होगा वह मृदु जल। आगे देखें, आगे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, ये तो अभी बताया गया। कठोर जल साबुन के साथ अवक्षेप, देखिए कठोर जल साबुन के साथ मफलेन यानी अवक्षेप देता है।
साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट होता है, किसमें सोडियम स्टीयरेट, ये फार्मूला आप देख पा रहे होंगे। अगर C17, ध्यान देना, अगर C17H35 COONA अगर रहे तब तो ये आपका सोडियम स्टीयरेट है। सोडियम पामिटेट अगर C15H31 COONA अगर रहे तो ये सोडियम स्टीयरेट है, सॉरी ये सोडियम पामिटेट है। सोडियम स्टीयरेट ये नीचे वाला है, ऊपर वाला सोडियम पामिटेट है। क्या है? सोडियम पामिटेट ऊपर वाला है और नीचे वाला ये कार्बन की संख्या अगर 17 है, हाइड्रोजन 35, COONA है, तो ये सोडियम स्टीयरेट है। ये साबुन ही हैं। अब देखिए यहाँ देखना है कि यदि ये साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट होता है तो ये साबुन जल के साथ अवक्रिय करके कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अब यहाँ आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा, ये सोडियम स्टीयरेट है। अब यहाँ M2+ मतलब यहाँ आपको M2+ का मतलब मानना है क्या? कैल्शियम रहेगा या फिर मैग्नीशियम रहेगा। ठीक, ये 2+2+ इसके ऊपर आप लिख दीजिए। ये क्रिया करेंगे जल में एक्वस मीडियम में तो ये बना लेंगे क्या? यहाँ देखें, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के स्टीयरेट बना लेंगे। ठीक, और सोडियम आयन अलग हो जाएगा। और इस तरीके से आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि इसी के बेसिस पर, अब इसी के बेसिस पर ये देखें जल जो है ये कठोर जल धुलाई के रूप में उपयुक्त नहीं है। कठोर जल जो है, अब जल को भी अभी दो रूप में बांट दिया गया है। यह भाप क्वथित्र यानी स्टीम बॉयलर के रूप में हानिकारक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में इसमें लवण जम जाता है, जिससे भाप क्वथित्र की दक्षता में कमी आ जाती है, मतलब भाप नहीं बन पाता। इसे आप 12th में पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, एक क्वथनांक का उन्नयन, ये अणुसंख्य गुणधर्म में। तो जल की कठोरता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, मतलब इस कठोरता को दूर किया जा सकता है ना, इस कठोरता को दूर किया जा सकता है, तो यह अस्थायी कठोरता है। और एक अस्थायी कठोरता है। ठीक है, अस्थायी कठोरता, इस कठोरता को आसानी से आप दूर नहीं कर सकते, जल की इस कठोरता को आसानी से दूर नहीं कर सकते, जबकि अस्थायी को ईजिली आप इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर देखिए कठोरता दो प्रकार की होती है, जल की कठोरता दो प्रकार की। देखिए पहला है अस्थायी कठोरता। अब देखिए अस्थायी कठोरता में आप जरा समझिए, अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखे रहिए, यह किसके कारण होती है? जैसे कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, जब यह हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस यहाँ लिख देंगे, या तो ये रहे या फिर ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, अगर जल में ये दोनों घुले हैं, ठीक, ये अगर घुले हैं तब इसको अस्थायी कठोरता कहते हैं और इसको दूर किया जा सकता है। देखिए अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर की जा सकती है। कैसे कैसे दूर कर सकते हैं यहाँ देखें, यहाँ पर चेक करिए। एक तो उबाल कर सकते हैं, है ना। उबालने की प्रक्रिया में MgHCO3 का होल ट्वाइस एवं वही कैल्शियम हाइड्रोजन भी दिया होगा। यहाँ देखें, ये यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको कि
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयशीलता लवण क्रमशः अविलयशीलता अविलयशील, ये अविलयशील है मतलब ये नहीं घुलते, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता गुणनफल उच्च होती है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप को छानकर अलग कर लिया जाता है और प्राप्त क्षनित को ही हम लोग क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ज़रा देखें, अगर हमारे पास ये है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर लेंगे। और गर्म करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको CO2 गैस ये बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी, यानी ये भी अलग हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ चेक करिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने गर्म करके दूर किया इसकी कठोरता को जल में से, ठीक उसी तरीके से आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको भी आप गर्म करके यहाँ देखिए ये क्या होगा, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में और साथ ही साथ जल और यहाँ तक कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग हो जाएंगे जब आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से दूर कर सकते हैं। और भी विधियाँ यहाँ आपको देखने को मिल रही होंगी, जैसे एक मिल रही होगी यहाँ क्लार्क विधि। देखें क्लार्क विधि में कैसे आप इसको अलग करते हैं। अभी हम लोग अस्थायी कठोरता भी देख लेंगे, पहले ये विधि थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ इसको देखें, क्लार्क विधि देखिए, क्लार्क विधि में, इस विधि में बुझे चूने की परिकलित मात्रा को कठोर जल में मिला दिया जाता है, बुझे चूने को, है ना, बुझा चूना मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा चूना है, इसको मिलाएंगे किस में, आप मिला देंगे जो कठोर जल है आपका। कठोर जल में कौन होता है, कठोर जल में आप कहेंगे कि ये आपके कैल्शियम, अब लेकिन यहाँ अस्थाई वाली बात है। कठोर जल तो आपका अस्थाई कठोरता अस्थाई कठोरता दोनों कठोर जल ही होंगे, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला होगा, ये भी कठोर जल है, और जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट होगा वो भी है। तो ये जानते रहिए, ये अगर दोनों रहेंगे तब अस्थाई कठोरता है, इसे याद रखना है। तो फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये अवक्षेपित हो गया, और साथ ही साथ यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों केसेस में इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ये अवक्षेपित हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी अलग हो जा रहा है। तो देखिए क्लार्क विधि में ज़रा समझें, इस विधि में बुझे चूने की परकलित मात्रा को कठोर जल में मिला दिया जाता है और फलतः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है, उसे छान कर अलग कर लेते हैं। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना मिलाकर हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसे छान कर अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका अब वो मृदु जल प्राप्त होगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बुझे चूने के साथ गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये तो अलग हो जाएंगे, जो प्राप्त होगा जल वह क्या है, अब मृदु जल है। ठीक, अस्थाई कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन है, याद रखे रहिए। अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में, इसके बारे में अस्थाई कठोरता के बारे में अगर पूछा गया तो देखिए अस्थाई कठोरता के लिए क्या है,
तो अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये CaHCO3 का होल ट्वाइस, और MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है? ये दोनों अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। इसको याद रखे रहना है। ठीक, जल में अगर ये घुले रहेंगे तो अस्थायी कठोर जल है। लेकिन अस्थायी कठोर जल कौन है? जरा देखें। अस्थायी कठोर जल, अस्थायी कठोर जल आपका यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अस्थायी कठोर जल के लिए, इसको देखिए ज़रा, इसके लिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड रहे या मैग्नीशियम क्लोराइड रहे MgCl2, या कैल्शियम सल्फेट रहे CaSO4, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट रहे MgSO4, तो याद रखिए अगर इतना रहता है, तब इतना अगर ये रहता है तो इसके लिए ध्यान देना है कि अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप बताएंगे कि कैल्शियम, यही ध्यान देना, ये कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, यही जिम्मेदार हैं किसके लिए? ये चारों जिम्मेदार हैं किसके लिए? तो आप कहेंगे अस्थायी कठोरता के लिए। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जिम्मेदार हैं। और अगर अस्थायी पूछता तब कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो देखिए अब आपको ये देखना है कि इस प्रकार की जो कठोरता जल में विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यह अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं की जा सकती, उबाल कर नहीं दूर कर सकते, तो इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए कौन कौन सी विधियां हैं, याद रखे रहिए। अगर कभी पूछता है कि क्लार्क विधि से जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं कि अस्थायी, तो याद रखे रहिए कि अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि से करते हैं। और दूसरा एक उबाल कर, एक और भी याद रखे रहिए जो अभी यहाँ आपको देखने को मिला था, यहाँ देखिए उबाल करके भी करते हैं, तो इसे भी याद रखे रहिए, उबाल करके भी करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है, तो याद रखे रहिए अस्थायी कठोरता धावन सोडा के उपचार से करते हैं। सोडियम, धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएंगे। देखिए कैसे होता है, यहाँ देखें, धावन सोडा कठोर जल में विलयशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ क्रिया करके अविलयशील कार्बोनेट बनाता है। अविलयशील मतलब जो जल में नहीं घुलता। अब यहाँ देखिए आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं, आपने सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करवा दिया, तो क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा उसी कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट और NaCl, ये तो जल में घुल जाता है, अलग हो जाएगा। M मतलब वही आप देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो यहाँ अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट हैं और सोडियम कार्बोनेट से यहाँ आप वही जैसे ऊपर अभी आपने किया, उसके साथ चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे क्लोराइड हो, ठीक है, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे सल्फेट हो, ध्यान देना, तो उसके साथ जब आप कपड़ा धोने वाले सोडे के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये अवक्षेप के रूप में यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी अलग हो जाएगा। यहाँ जब आप उसके साथ क्लोराइड था तब भी, और जब सल्फेट था तब भी यहाँ देख पा रहे होंगे ये अलग हो जाएगा कार्बोनेट के रूप में। और इस तरीके से आपका ये दूर किया जा सकता है। तो याद रखे रहना है कि अगर पूछ लिया जाए धावन सोडा
धावन सोडा के उपचार से कैसे आप दूर करते हैं? धावन सोडा की क्रिया करवाएंगे अस्थाई कठोर जल के साथ, तो ये आपका मृदु बन जाएगा। अब एक और विधि आप याद रखे रहिए, जिसे आप कहते हैं, यहाँ देखें, कैलगन विधि। और कैलगन विधि में क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसे आप Na6P6O18 को व्यापारिक रूप में कैलगान कहते हैं। जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है, कठोर जल में, तब निम्नलिखित अभिक्रिया यह देता है। देखिए क्या क्या देगा। एक तो आपको यहाँ मिल रहा होगा कि कैलगन यही है, इसी को सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहते हैं। सोडियम जान रहे हैं, हेक्सा मतलब 6, मेटाफॉस्फेट। और ये देखिए क्या किया, सोडियम आयन अलग हो जाता है इससे। और ये यहाँ देखिए ये क्या है, आयन के रूप में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आयन के रूप में यहाँ ये बन जाता है। और यहीं पर आप ज़रा चेक करें, ये जो M2+ दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो कैल्शियम है या तो मैग्नीशियम है। इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा। इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो सोडियम, ये जो आयन आप देख रहे हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आयन, ये कंपाउंड बना लेगा, है ना। और इस तरीके से आयोनाइज, आप कहें कि आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी को ये क्या लेगा, ट्रैप कर लेगा, और यहाँ सोडियम आयन के रूप में अलग हो जाएगा। ये वाला सोडियम, इसमें देखें कितने हैं, 4 हैं, तो 2 अलग हो गया, और ये इसको कैल्शियम या मैग्नीशियम को ट्रैप कर लिया। और इस तरीके से आप शुद्ध कर सकते हैं कैलगन विधि। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि अस्थाई कठोरता को दूर करना है अगर, तो हम किस तरीके से दूर करेंगे, तो याद रखे रहिए, ये धावन सोडा विधि द्वारा और ये कैलगन विधि द्वारा, ठीक, याद रखे रहिए। और अगर कभी अस्थाई के लिए पूछा जाएगा तब तो आप वो बताएंगे जो अभी आपने यहाँ ऊपर देखा था, क्लार्क विधि। याद रखे रहिए, विधियाँ कहाँ किस में यूज हो रही हैं ये पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखें कि यह ऋणायन संकुल Mg2+ एवं Ca2+ आयन को विलयन में रखता है। और एक आयन विनिमय विधि द्वारा भी आप दूर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आयन विनिमय विधि द्वारा। अब इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में जियोलाइट परम्यूटेट विधि भी इसे कहते हैं। यह जल युक्त सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये देखिए सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का फार्मूला है, जिसे जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। और सरलता के लिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को NaZ, जेड को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे, जेड को आप कहेंगे एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। कठोर जल में कठोर जल के साथ इसको मिलाने पर निम्नलिखित विनिमय अभिक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये शॉर्ट में लिख दिया गया किसको, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को। और ये देखिए Ca2+ या Mg2+ को उससे क्रिया करके ये बना लेता है क्या, कैल्शियम या मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट बना लेगा, और सोडियम अलग हो जाता है। और परम्यूटेट या जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब जो जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन है उसके द्वारा उपचार कराकर पुनः प्रयोग करने के लिए हम पुनर्जनन यानी रीजनरेटेड कर लेते हैं उसको। और रीजनरेटेड कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवा देंगे, तो इस तरीके से हमें शुद्ध रूप में मिल जाता है। संश्लेषित रेजिन विधि भी है, देखिए ये संश्लेषित रेजिन विधि। और आजकल जो है ना, आजकल इस समय कठोर जल को मृदुकरण मुख्य रूप से संश्लेषित धनायन यही विनिमयक विधि द्वारा ही किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष है, मतलब ज़्यादा सफल है। और
इससे आसानी से हो भी जाता है। देखिए धनायन विनिमयक रेजिन, ये देखिए SO3H समूह युक्त वृहत कार्बनिक अणु होता है तथा जल में अविलेय होते हैं ये। और आयन विनिमय रेजिन को NaCl से उपचार करके देखिए एल्किल सोडियम में परिवर्तित कर लेते हैं और रेजिन जो है वो Na+ आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन में विनिमय करके कठोर जल को मृद में बना लिया जाता है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ सोडियम के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ये कंपाउंड लेंगे और वही कठोर अस्थाई कठोर जल, और ये आप इस तरीके से इसको मृद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यही आपको अभी बताई गई। तो देखिए यही विधियाँ थी यहाँ अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।